अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में दिन भर क्या कुछ रहा उन तमाम चीज़ों के हवाले से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर या मुल्क की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर क्या कुछ सूरत हाल है, उन तमाम चीज़ों के हवाले से भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर असम्बली के अंदर बजट इजलास भी जारी है, क्या कुछ बड़े मामलात आज बजट इजलास के अंदर देखे गए हैं वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ बड़े बयानात हैं, चाहे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान हो, इसके अलावा और भी दीगर कई ऐसे बयानात हैं जो एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी और दुख भरी खबर आ रही है कनाडा से। आपको बता दें ये कनाडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ब्रिटिश कोलंबिया के हाई स्कूल में फायरिंग हुई है और फायरिंग में हमलावर समेत 10 अफराद हिलाक होने के हवाले से इत्तला है और मुतादिद जख्मी हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर कनाडा में हालिया बरसों का हौलनाक तरीन फायरिंग का यह वाकया देखने को मिला है और जो तालीमी इदारे के अंदर हुआ है, और पुलिस ने मामले का फिलहाल नोटिस लिया है, तहकीकात भी इस मामले पर जारी है। इधर कनाडा के मगरबी सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के कस्बे टेम्बलरिज में एक हाई स्कूल में फायरिंग के हौलनाक वाक़े में हमलावर समेत 10 अफराद हिलाक हो गए हैं। ताहम बैनुल अक़वामी खबररसा इदारे की माने तो स्कूल के अंदर 6 अफराद मुर्दा पाए गए, जबकि 2 अफराद एक करीबी रिहाइशगाह से मुर्दा मिले जो उस वाक़े से मुंसलिक बताए जा रहे हैं, और एक जख्मी शख्स अस्पताल मुंतकिल करते वक्त दम तोड़ गया। कुल मिलाकर के 9 से 10 लोग ये हैं जिनकी हिलाकत के हवाले से फिलहाल खबर है, और पुलिस के मुताबिक कम से कम 2 अफराद शदीद या जानलेवा जख्मों के साथ जेर इलाज हैं, जबकि तकरीबन 25 अफराद को मामूली जख्मी हालत में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वाक़े ने पूरे कनाडा के मुल्क भर में सदमे की लहर दौड़ा दी है। ताहम पुलिस की जानिब से तहकीकात का सिलसिला भी इस मामले पर जारी है। लेकिन इस वक्त की ये दिल दहला देने वाली खबर, जहां पर कनाडा के एक तालीमी इदारे के अंदर ये हमला किया गया है, और हमलावर की जानिब से जब तालीमी इदारे के अंदर फायरिंग की गई है तो उस वक्त 5 पहले अंदर मुर्दा करार दिए गए हैं जो उस स्कूल इहाते के अंदर थे। उसके अलावा अलग अलग मकामात पर मजीद 5 लोगों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी मुर्दा करार दिए गए, और कुल मिलाकर के 10 लोग इस हादसे में मुर्दा पाए गए। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात मरकजी बजट 2026-27 के हवाले से करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर से और खासकर श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रुल्ला की जानिब से आज पार्लियामेंट के अंदर बजट पर बात की गई है। आगा रुल्ला मेहदी की मरकजी बजट पर कड़ी तनकीद की गई है और बजट में जम्मू कश्मीर को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम आगा रुल्ला मेहदी की जानिब से आयद किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि चाहे जम्मू कश्मीर का टूरिज्म हो, वहां का हॉर्टिकल्चर हो या एमएसएमई शोबे हैं, वो सब मुतासिर हैं, लेकिन ज्यादा ख्याल उन चीजों का नहीं रखा गया जितना रखा जाना चाहिए था। बेरोजगारी में इजाफे का खदशा भी उन्होंने दोहराया और खुसूसी पैकेज का मुतालबा उनकी जानिब से मरकज से किया गया है। मेंबर पार्लियामेंट आगा रुल्ला मेहदी ने मरकजी बजट पर तनकीद करते हुए कहा है कि इसमें जम्मू कश्मीर को वो खुसूसी तवज्जो नहीं दी गई जिसकी जरूरत थी। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर और एमएसएमई जैसे अहम शोबों को नजरअंदाज किया गया है, हालांकि यही शोबे खित्ते की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और हजारों लोगों का रोजगार उनसे वाबस्ता है। उनका कहना था कि सयाहत के फरोग, बागबानी के लिए जदीद सहूलियात और मकामी सनतों को माली मुआवनत फराहम किए बगैर बेरोजगारी के बढ़ते बहरान पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी इक्तिसादी पैकेज दिया जाए ताकि नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके मुयसर आ सकें और खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सके। उनकी जानिब से फिलहाल इस मामले पर क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कितना सीरियसनेस है इस गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर के हवाले से कि 50,000 करोड़ के करीब जो एलोकेशन है जम्मू कश्मीर की, उसमें से 0.25%, 1% भी नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो है
एयरमार्क किया गया है 100 करोड़ के करीब पैसा। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से, इस कन्फाइंड अमाउंट से जम्मू कश्मीर कितना ही आगे बढ़ सकता है, ये आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस गवर्नमेंट की सीरियसनेस कितनी है जम्मू कश्मीर के हवाले से खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनकी सीरियसनेस कहाँ पे इस बात से पता चलता है कि 10,000 करोड़ के करीब पुलिस के लिए एयरमार्क किए गए हैं, लोकेशन की गई है 10,000 करोड़ के करीब पैसे इस बजट में, मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जम्मू कश्मीर से, जिससे रीढ़ की हड्डी खड़ी हो सकती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट बन सकती है, जिससे तरक्की कर सकता है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे सिर्फ 100 करोड़ रुपए। और जहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए पुलिस के लिए इन्होंने अलॉकेट किए हैं, वहाँ पे एक अहम सेक्टर टूरिज्म वो भूल चुके हैं, SMEs भूल चुके हैं, टेक्नोलॉजी भूल चुके हैं। कश्मीर जैसे कि आप जानते हैं 370 के अनडेमोक्रेटिक एब्रोगेशन के बाद that is least employed state which used to be one among us the best employed states in the country, आज वो पहले या दूसरे नंबर पे है। अब जहां से जम्मू कश्मीर अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता था, प्राइवेट सेक्टर, वो टूरिज्म के हवाले से हो, हॉर्टिकल्चर के हवाले से हो, टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, SMEs, उसके लिए बिल्कुल कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई एयरमार्क नहीं किया गया है, कोई इनिशिएटिव नहीं, कोई इंसेंटिव्स नहीं इस बजट में। हॉर्टिकल्चर के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बात बहुत अजीब है कि जब ताकत दिखानी हो तो कश्मीरी लोगों को दिखाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाते हैं। हॉर्टिकल्चर जो रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर की, जहाँ से सेब आता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, जिससे हमारा रोजगार चलता है, हमारी एक इंडस्ट्री है, हमारी स्टेट चलती है, उसको जख्म पहुंचाने के लिए जितनी भी कोशिशें की जा सकती थी की जा रही है, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो कश्मीर में, इंडस्ट्रीज कमज़ोर हो, हॉर्टिकल्चर कमज़ोर हो। एक मिसाल आपके सामने है, रोब दिखाएंगे कश्मीरियों को, मुसलमानों को रोब दिखाएंगे, मगर अमेरिका के सामने झुक जाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दी गई है प्रोडक्ट्स पे, बाहर से, अमेरिका से, ईरान से या दूसरे ममालिक से, अमेरिका से बिलखुसूस ये रिसेंट डील के बाद जहाँ पे झुक गए अमेरिका के सामने, इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म की गई है अमेरिका के इंपोर्ट पे, और जम्मू कश्मीर का सेब प्रोडक्ट जो है उससे सफ़र करेगा। ये एक सोची समझी साजिश मुझे लगती है जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को कमज़ोर करने की। एम्प्लॉयमेंट का हाल आप देख ही रहे हैं, 370 के अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन के बाद लीस्ट एम्प्लॉयड स्टेट है। उसके बाद आप देख लीजिए जल जीवन के लिए 1500 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी अभी भी है इस बजट में, उसके हवाले से कोई जिक्र नहीं है, कोई एयरमार्क नहीं किया गया है फंड्स। मुसलमानों की हालत आपको पता ही है, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप जो थी इस मुल्क में पिछले 5 सालों से बतदरीज कम होती जा रही है। 2023 में 44 करोड़ थी, इस बजट में सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए है। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम जो था वो 96 करोड़ जो हुआ करता था 2023 में, अब सिर्फ और सिर्फ 36 करोड़ रह चुका है इस बजट में। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, बस 2 मिनट मैम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटीज के लिए हुआ करती थी 2023 में 1065 करोड़ रुपए, और इस बजट में 40% से भी कम 581 करोड़ रुपए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप तो बिल्कुल अब खत्म ही की गई है, जो 1200 करोड़ के करीब हुआ करती थी, 450 करीब हुआ करती थी, अब सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ रह चुकी है। नाज़रीन, वहीं पर बात ईरान के हवाले से भी करेंगे, और खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर आज ईरान के हवाले से, वहां के हवाले से जश्न भी मनाया गया, लेकिन वहीं पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी और उसके खिलाफ मोर्चा भी देखा गया। 47वें इस्लामी इनकलाब की सालगिरह के मौके पर इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले करगिल में हजारों अफराद ने रैली निकाली, जिसमें मर्द, खवातीन, बच्चे और बुजुर्गों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका आयतुल्लाह सईद अली खामनई की तस्वीर, बैनर्स और झंडे उठाए हुए थे, जबकि कई अफराद ने इंडियन फ्लैग या भारतीय तिरंगा भी थामा रखा हुआ था। रैली के दौरान इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई और दुनिया भर के मजलूमों के हक में अमन, हम-आहंगी और इंसाफ का पैगाम दिया गया। यह पुरअमन जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा और मुख्तलिफ तबकाए फिक्र के लोगों ने इसमें शिरकत की है। लेकिन लद्दाख की ये तस्वीरें, ये करगिल की तस्वीरें, जहां पर अलग अलग मकामात पर आज ईरान के हवाले से जो बड़ा दिन या जश्न मनाया गया है, क्या कुछ है, आपको कुछ झलकियां दिखाने की कोशिश करें।
جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیر بینر تلے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل کے بینر تلے جو ہے ہزاروں فرزندان توحید آج یوم اللہ کے دن میں جو ہے جمع ہو کر یہ دنیا کے مظلوموں کو ایک پیغام دے رہے ہیں. یہ دنیا کے مظلوم قوم چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو, کسی بھی حالت میں ہو, کیسی بھی قوم ہو, کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہو, یہ ان تمام مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ایک ریلی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ظالم حکومتیں چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, کوئی بھی ہو, بالخصوص امریکہ, اسرائیل, برطانیہ اور تکفیری دہشت گردوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے. ظالم کسی بھی شکل میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, کوئی بھی ہو, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, ظالم کے ساتھ ہم اظہار بیزاری کرتے ہیں. اور یہ امام معصومین اولیاء الہی کا بھی پیغام یہ ہے, کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. آپ ظالموں کے ساتھ ہمیشہ برسر پیکار رہیں, کوئی کمپرومائز نہیں ہے ظالم کے ساتھ, چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو. اور مظلوم کوئی بھی ہو, کہیں پہ بھی ہو, دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو, ان تمام مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کہنے کا دن ہے. امام امت بتشکن کبیر نے آج سے یعنی 47 سال پہلے, اب یہ 47واں سال منایا جا رہا ہے نظام جمہوری اسلامی ایران کا پیروزی کا. 47 سال پہلے اس جگہ کے اندر ایک شاہی حکومت جو 250 سالہ نظام کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا اور ایک طاغوتی نظام کو اٹھا کر پھینک کر الہی نظام کی بنیاد رکھی تھی, اسی دن کو امام امت نے جو ہے یوم اللہ کا دن کہا, یوم اللہ نام دیا. اور یوم اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ الہی قانون کی بنیاد اور الہی نظام جو ہے جہاں پر راسخ ہو جائے, ظلمت اور تاریکی, بلبریت اور ظالموں کو خاک میں ملا کر الہی اور عادلانہ انصاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تمام جسنا مومنات گنگ مادرین جسنا یوم 20 آج 22 بہمن کے مناسبت سے ہم تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آج کا دن وہ دن ہے جہاں مستضعفین کا مستکبرین پر کامیابی کا دن ہے. آج ہم تمام مومن اور شیعان حیدر کرار, تمام مسلمان آج آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہئی کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے آج یہاں جمع ہوئے ہیں. آج صرف یہاں کرگل کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا میں آج تمام مسلمان امام خامنہئی کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اس مظاہرے میں شرکت کیا ہے. انشاءاللہ آج اس مظاہرہ اور اس جلوس کا پیغام یہ ہے کہ استکبار یہ جان لے, امریکہ اور اسرائیل یہ جان لے کہ ہم امام خامنہئی کے فرمان پر لبیک کہتے ہیں اور ان کے ساتھ اور ان کے دفاع میں ہم اپنے خون دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہ تمام جلوس اور یہ پبلک اور یہ مومن تمام کے جوش و جلوے اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم امام خامنہئی کے فرمان پر ہمیشہ اور ہر وقت امام خامنہئی فرمان دے, ہم ان کے فرمان پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. اور اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ کے موقع پر ایران کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے جگہوں کی طرح لداخ کے کرگل میں بھی یوم اللہ کی مناسبت سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ لوگ آج کے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے بڑی جو ہے جلوس برآمد کیا جا رہا ہے. اور کرگل لداخ کے مختلف جگہوں سے مرد و زن اس جلوس میں شرکت کر کے امام خامنہئی اور اسلامی نظام کو اور اس اسلامک ریولوشن کو جو 1979 کو 11 فروری کو امام خمینی کے جو ہے ہاتھوں لایا گیا تھا, اس کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کے تعداد میں اس وقت جو ہیں کرگل لداخ کے خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈ لیے ہوئے, ہاتھوں میں جھنڈے لیے ہوئے ایران کو اسلامک نظام کو سمرتھن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسلامی انقلاب کے بعد امام خمینی کا بڑا نعرہ یہی تھا کہ یہ جو ہے ریولوشن سے جو بڑا میسیج دنیا کو ملتا ہے کہ مظلوموں کے حمایت میں اور ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا جو میسیج پہنچایا تھا, اور ساتھ ساتھ دنیا بھر کے جہاں بھی مظلومین ہیں ان کی حمایت میں, ان کی سولیڈریٹی میں اٹھ کھڑے ہونے کی میسیج پہنچائے تھے. اور اسی میسیج کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن آج کرگل لداخ میں بھی یوم اللہ کی مناسبت سے, پیروزی اسلامی انقلاب اسلامی کے مناسبت سے, آج جو ہیں یوم اللہ کی مناسبت سے
जुलूस में शिरकत करके आज के इस दिन को बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक खास रिपोर्ट आप तक करके लद्दाख से पहुंचाएंगे यौमुल्लाह की मुनासिबत से, और खासकर इस्लामिक रिवोल्यूशन 47 जो इस्लामिक रिवोल्यूशन की मुनासिबत से। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, जहां एक तरफ लद्दाख और करगिल की ये तस्वीरें आप देख रहे थे, वहीं पर ईरान के हवाले से ही आज जम्मू कश्मीर के हवाले से भी आपको बताएं तो जम्मू के हवाले सबसे पहले आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर के जिला जम्मू के इलाका भटंडी में ईरान के इस्लामी इनकलाब के 47 बरस मुकम्मल होने और 48वें साल के आगाज के मौके पर मसलक के अहले तशी की जानिब से एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले उलमाए दीन, दानिश्वरों और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने इनकलाब इस्लामी को असर हाजिर का अहम तारीखी वाक़या करार देते हुए कहा कि इसने ईरान में शाही निज़ाम का खात्मा करके दुनिया भर के मजलूमों को बेदारी, खुद मुख्तारी और मज़ाहमत का पैगाम दिया, जबकि इनकलाब के बानी रहनुमाओं और मौजूदा सुप्रीम लीडर ईरान आयतुल्लाह अल उज़्मा सईद अली खामनई को खिराज अकीदत या खिराज तहसीन पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में नौजवानों को ईमान, वहदत और इस्तिकामत के उसूल अपनाने की तलकीन की गई। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स के जरिए वाबस्तगी का इजहार और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया, जबकि तकरीब का इख्तिताम दुआ और इत्तेहाद उम्मत के अज़्म के साथ हुआ। इधर जिला बडगाम के इलाका मिरगुंड में वाक़े हौज़ बाबुल आलम में भी आज अंजुमन शरियान बडगाम की जानिब से इस्लामी इनकलाब ईरान की सालगिरह अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जिसमें अंजुमन के सदर आगा सईद हसन अल मूसवी असफवी, दिगर जयीद उलमाए किराम और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन ने इस्लामी इनकलाब ईरान की तारीख, उसके मकासिद और आलमी सतह पर इसके असरात पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह वो अजीम इनकलाब है जिसे इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जुल्म व इस्तिबदाद के खिलाफ बपा किया और जिसने दुनिया भर के मजलूमों को बेदारी और हुर्रियत का पैगाम दिया। इस मौके पर आगा सईद हसन अल मूसवी असफवी ने अपने खिताब में कहा कि इनकलाब ईरान सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं बल्कि एक हक व बातिल के दरमियान जदोजहद की अलामत है और आज भी हमें इसके पैगाम को समझकर अपने मुआशरे में इत्तेहाद, शऊर और दीनी बेदारी को फरोग देना चाहिए। नाज़रीन, कल के हवाले से इंतहाई अहम खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल मुल्क गिर हड़ताल के हवाले से कॉल दी गई। आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर लेबर कोड को लेकर भारत बंद की कॉल दी गई है। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और सरकारी दफातर मुतासिर होने का इम्कान है। 10 मरकजी ट्रेड यूनियंस की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई है, जिस हड़ताल की कॉल पर किसानों की जानिब से भी हिमायत का ऐलान किया गया है। लेबर कोड्स, नजकारी और सोशल सिक्योरिटी पर मुल्क गिर एहतजाज की कॉल है और 12 फरवरी 2026 यानी आइंदा कल जुमेरात को मुल्क गिर हड़ताल भारत बंद के बाइस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बैंककारी, खिदमात, ट्रांसपोर्ट, सरकारी दफातर और अवामी शोबे के मामलात शदीद मुतासिर होने का इम्कान है, जिसका ऐलान 10 मरकजी ट्रेड यूनियनों जिनमें CITU, AITUC, इंटेक और दीगर जमातें या यूनियन शामिल है, जिन्होंने किसान तंजीमों की हिमायत से किया है। यूनियन हुकूमत के 4 नए लेबर कोड्स या कवानीन के हवाले से बढ़ती नजकारी, जमूद का शिकार उजरतों या जो पेंडिंग वेजेस हैं और सोशल सिक्योरिटी की कमी के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, जबकि किसान तंजीमें खुसूसन संयुक्त किसान मोर्चा जिसे SKM कहा जाता है और ऑल इंडिया किसान सभा यानी AIKS हालिया मुजवजा भारत अमेरिका तिजारती मुआहिदे को या US इंडिया ट्रेड के हवाले से जो मुआहिदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, ज़री शोबे के लिए नुकसानदेह करार दे रही हैं। उनका कहना है कि डेयरी मसनूआत, सोयाबीन ऑयल और दीगर ज़री दरामदात को ज़्यादा रसाई देने से मकामी किसान मुतासिर हो सकते हैं, जबकि बाज़ माहिरीन मुआशियात या इकनॉमिस्ट की जानिब से इस हवाले से कहा गया है कि इस मुआहिदे को इक्तसादी तौर पर मुफीद करार दे रहे हैं। यूं ये बंद मजदूर हुकूक और ज़री खदशात के पस मंज़र
में सियासी और मुआशी बहस को मजीद तेज कर रहा है। लेकिन कल के हवाले से ये दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि भारत बंद की कॉल 10 ट्रेड यूनियंस की जानिब से और किसानों की जानिब से दी गई है। एक तरफ से जहां मुल्क के अंदर हड़ताल के हवाले से कॉल दी गई है, लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर आरजी मुलाजमीन का एहतजाज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जम्मू कश्मीर में आरजी मुलाजमीन का एहतजाज आज भी देखने को मिला है। सेक्रेटरीट घेराव की जम्मू के अंदर कोशिश की गई है और जम्मू में आरजी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया, जहां पर मिनिमम वेजेस एक्ट के लागू करने और मुतालबात को हल करने और मुस्तकिली के हवाले से भी बात की गई है। जम्मू में पीएचई के आरजी मुलाजमीन की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया और सेक्रेटरीट घेरने की कोशिश भी की गई। ताहम सेक्रेटरीट के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि वज़ीर आला के दिए हुए बयान पर वो मुतमईन है कि वो इस साल आरजी मुलाजमीन का मसला हल करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के बयान में वजाहत नहीं है, जिसकी वजह से आरजी मुलाजमीन को यह खदशा है कि माजी की तरह ये भी कहीं बयानबाजी साबित ना हो। उन्होंने कहा कि आरजी मुलाजमीन को यह वजाहत दी जाए कि किस महीने से और किस एसआरओ के साथ मुस्तकिली का अमल लागू होगा। तुम्हारी आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, आवाज दो। हमारा अफसोस इस बात की है कि उमर साहब, हम आपका बयान का वेलकम करते हैं, मगर हम चाहते हैं वो जो पॉलिसी है वो वाज़ह करे। पॉलिसी क्या है, कहाँ से कहाँ तक उठाने हैं, पॉलिसी क्या बना रही है, फेस मेयर में कितने होंगे, हम यही चाहते हैं। और बड़ी अफसोस की बात है जो कुछ एमएलए ने तो हमारी बात वहाँ की, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं, मगर हम चाहते हैं सारी डेली वेजर, सारे एमएलए हमारी बात करें। ये एक इंसानी मसला है, इस पर सियासत ना करे। आपको सियासत करने का बहुत अभी टाइम है, बड़ी मेहरबानी करके हमारी बात वहाँ उठाए। असेंबली में कुछ तो बाहर बयान देते हैं, हम उस चीज़ को भी समझते हैं, अंदर तो बात नहीं करते हैं। वो सेक्रेटरीट से बाहर वो बाइटें दे रहे हैं हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, खुश करने के लिए। हम चाहते हैं वो अंदर उमर साहब को पकड़े और उमर साहब से कहे जो आपने अपने मंशूर में रखा है कि मैं टेलीविजन को परमिट करूँगा। अभी तो 1.5-2 साल होने लगे, अभी भी हम पॉलिसी का इंतज़ार करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम ये यहाँ से मैसेज देते हैं कि हम इस दरबार के बाहर आए हैं जहाँ पे गरीबों का और जम्मू कश्मीर, मुल्क के जम्मू कश्मीर का फैसला होता है, आवाम का फैसला होता है। मगर इस मजलूम टेलीविजन को 4 साल से सिर्फ वो वादे जो झूठे साबित हुए। हमारे जल शक्ति के मंत्री श्री जावेद अहमद राणा साहब ने हमसे एक वादा किया था हमारे फ्रंट के लीडरों से कि आपका कमेटी से पहले ही, उमर साहब ने तो कमेटी बना दी और इन्होंने वादा कर दिया कि आपका पेंडिंग वेजेस जो हमारी करी दरी मेहनत है 72 महीने की, आपको हम वो एक ही किस्त में दे देंगे। मगर वो भी झूठी साबित हुई। अब हमें इनके वादों पे, इनके बातों पे कोई भी उम्मीद नहीं है कि ये खरे उतरेंगे। इसीलिए इनको याद कराने के लिए जो 50 एमएलए हमने एनसी के बना के इस राजभवन में बिठाए हैं और 29 एमएलए हमने भारतीय जनता पार्टी के बिठाए हैं, ये वो जमावड़ा है, ये किसी पार्टी का खरीदा हुआ नहीं है। हम ट्रेड यूनियन के लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम सरकार के डिपार्टमेंट चलाने वाले लोग हैं, हम लोगों को साफ सुथरा जल पिलाने वाले लोग हैं। ये लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं कि हमने जल दे दिया, हर घर जल हर घर नल, और जिंदगी हमारी लगा दी इन्होंने इस धरती के थल।
और मुझे लगता है कि इनका झूठा जो है, ये इनके वादे जो झूठे हैं। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। सबसे पहले मैं आपका तमाम मीडिया के साथियों का मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। सर, हमारी जो डिमांडें हैं वो कुछ ये नहीं कि किसी को पता नहीं है। हमें रेगुलर किया जाए SRO 64 के तहत, हमें मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर लद्दाख यूटी दिया जाए, और जो हमारा पेंडिंग है 70 महीने की हमारी वेजेस पेंडिंग है वो रिलीज़ की जाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने 2 कमेटियां बनाई थी, एक तो MLA की सैलरी को लेके बनाई थी, एक डेली वेजर की सैलरी। तो नाज़रीन, आरजी मुलाजमिन की जानिब से एहजाज के हवाले से आप देख रहे थे कि अलग अलग तरीक़ों से आज ये जो मुलाजमीन हैं अलग अलग महकमों के जम्मू के अंदर और ख़ासकर सेक्रेटरीट को घेरने की कोशिश की गई थी। लेकिन वहीं पर आपको बता रहे हैं जहां पर डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है। बीजेपी के वादों को खोखला करार दिया है और बांग्लादेश के हवाले से उन्होंने कहा कि हिंदू के कत्लेआम पर हुकूमत से ठोस कार्रवाई का मुतालबा किया है। मंदिर मस्जिद की सियासत में ही नौजवानों को रोजगार दे, ये डिप्टी CM की जानिब से मरकजी हुकूमत को और खासकर बीजेपी को आज कहा गया है। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने दावा किया था कि अगर मुल्क के किसी शहरी की हिलाकत होगी तो बदले में 10 सर ला सकते हैं, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्ल पर हुकूमत खामोश है। उन्होंने कहा कि जिस तरह 15 लाख रुपए और काला धन वापस लाने का वादा पूरा नहीं हुआ, कहीं ये दावा भी खोखला साबित न हो। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जोर दिया कि बैरून मुल्क हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद पर भारत को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। मगरबी बंगाल में इसके अलावा और भी कई मसाइल के हवाले से उनसे पूछा गया, लेकिन इस बात पर उन्होंने कहा कि इबादत गाहें बहुत हैं, असल जरूरत नौजवानों को रोजगार फराहम करने और बेरोजगारी के मसले को हल करने की है, न कि मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा की सियासत की। नहीं कि वो कहाँ मस्जिद बन रही है, कहा था 1 मुंडी के बदले में हम 10 मुंडियां लाएंगे, तो हम भी उस दिन का इंतजार जा रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान में कोई हिंदू मारा जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में मारा जा रहा है, चाहे कोई भी हिंदुस्तानी कहीं भी मारा जा रहा है, उम्मीद यही करते हैं कि जो वादा इन्होंने किया था कि 1 मुंडी के बदले 10 मुंडियां लाएंगे, ये भी उसी तरह खोखला तो नहीं है कहीं, जैसे आपने कहा था 15 लाख आपके खाते में देंगे, ये उसी तरह तो नहीं है खोखला जैसे इन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा, ये उसी तरह ही खोखला तो नहीं है जैसे इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। तो इसलिए कोई बात तो ये सच कर दें। अभी तक तो इन 11-12 सालों में कुछ सच नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो हमारे लोग बाहर देशों में मारे जा रहे हैं उनका बदला लेंगे, ये उम्मीद हम करते हैं बीजेपी वालों से। बाबरी मस्जिद जो है किया सर, वहाँ पर TMC का जो विधायक है, हालांकि उसे मेरे भाई इस देश को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मस्जिदें बड़ा कुछ बना हुआ है, और जिन्होंने पूजा करनी है वो अपने घर में भी कर लेते हैं। अगर जरूरत है इस देश को तो बेरोजगार बच्चे को रोजगार की जरूरत है। वो बेरोजगार जो कितना बड़ा पढ़ के आज कौन कौन सी क्लासें करके आ गया है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में है या किसी भी प्रोफेशन में है, उनको नौकरियां चाहिए। इसलिए प्रायोरिटीज वो है, प्रायोरिटी ये नहीं कि वो कहाँ मस्जिद बन रही है, कहाँ मंदिर बन रहा है, कहाँ गुरुद्वारा बन रहा है, कहाँ चर्च बन रही है। ये मसला देश में नहीं होना चाहिए। कहा था 1 मुंडी के 10 मुंडी। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो मामला रिजर्वेशन के हवाले से भी करेंगे, और आज रिजर्व्ड कैटेगरीज की सर्टिफिकेट्स के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ भी देखने को मिला है। आपको बता दें जहां पर रिजर्व्ड असनाद के सरकारी आदाद और शुमार मंजर आम पर आज असेंबली के अंदर लाए गए, इसके हवाले से लाए गए हैं, और सजाद गदी लोन MLA की जानिब से असनाद के इजरा में अदम तवाजुन का दावा किया गया है। रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में जम्मू को नुमाया बरतरी हासिल हुई है, ये सजाद गनी लोन की जानिब से कहा गया। रिजर्व्ड सर्टिफिकेट्स के इजरा पर नई बहस का आगाज अब हो गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन असेंबली सजाद लोन ने कानून साज असेंबली में रिजर्वेशन और सर्टिफिकेट्स के इजरा में शदीद इलाकाई अदम तवाजुन की निशानदही करते हुए कहा कि जारी शुदा 11.81 लाख सर्टिफिकेट्स में से 86% जम्मू जबकि सिर्फ 14% कश्मीर को मिले। हालांकि फिकस आमदनी और मुआशी तौर पर कमजोर तबका EWS की अहलियत तकरीबन यकसा है, जबकि ST1 ST2 और RBA जुमरू में भी जम्मू को 85 और कश्मीर को महज 15% हिस्सा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये आदाद और शुमार उन्होंने खुद तजिया किए हैं
और मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के पस मंजर में किसी मुस्तनद तहकीक की अदम मौजूदगी तशवीशनाक है। जैसा डेटा वैसा नतीजा के उसूल का हवाला देते हुए उन्होंने खबरदार किया कि नाकिस आदद व शुमार गैर मुनसिफाना नताइज को जन्म देते हैं। तालीम के शोबे में उन्होंने कॉलेजों में सनत दोस्त और रोजगार पर मबनी कोर्सेज मुतारिफ कराने और महारत पर मबनी तालीम को मरकजी धारे पर लाने पर जोर दिया है, जबकि सेहत के शोबे में हंदवारा मेडिकल कॉलेज के लिए MRI मशीनें, कैथ लैब और डिजिटल सर्जन्स की फौरी भर्ती का भी मुतालबा किया गया। लेकिन रिजर्वेशन के खास मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। इसकी रियलिटीज को देखना पड़ेगा। मैंने कट पोर्शन में कुछ सवाल पूछे थे, तो अब आप देखिए टोटल में 11,81,000 सर्टिफिकेट इशू, जिसमें जम्मू से 10,16,000 और 1,65,000 कश्मीर से। मीन्स 86% जम्मू से हुई और 14% जो है कश्मीर से हुई। 60% आपका रिजर्वेशन। तो जब जाता ही 14% है, तो जो मैंने अपने सिस्टम में निकाला था 14, तो वो भी यहाँ प्रूव हो गया। तो थोड़ा दबाइए, मैंने वो किया है, वो प्रूव हो गया। जो हमने बोला था कि 14% ही आता है, जो यहां से है 86% इज व्हाट इज इशू, एंड दैट्स द शेयर ऑफ जॉब्स एंड रिजर्वेशन फ्रॉम दिस साइड। तो जैसे मिनिस्टर साहिबा, ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा, हमारा EWS, द पर कैपिटा इन बोथ द रीजन्स इज सेम, ऑलमोस्ट सेम। मुझे लगता है इधर ही 5% ज्यादा होगा। अगर करीब बराबर है दोनों जगह, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि 91% सर्टिफिकेट्स जम्मू में इशू होती हैं और सिर्फ 8.5% कश्मीर में इशू होती है। इतना सपोर्ट हो, बोले तो ये जो है, ये 1% यहां से और सिर्फ 8.5% जो है, 91.3 यहां से 8.6 वहां। 8% लगा लो आप, 8% लगा लो। तो इसमें जो क्राइटेरिया है EWS का, बिकॉज हर रिक्रूटमेंट में एक बंदा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है क्योंकि उसके पास EWS नहीं, और अगले 50 साल तक वो या 40 साल तक उसका नंबर नहीं आने वाला। ही इज ऑलवेज, वो उस जॉब से हमेशा बाहर चला जाता है। सो ये EWS का माई हम्बल सजेशन होगी। अब देखिए ST1 ST2, कल मेरे परसों 2 भाई यहाँ बोल रहे थे ST1 ST2, इसमें भी आप देखिए 63% आर फ्रॉम जम्मू एंड 37% आर फ्रॉम कश्मीर। ये जम्मू से 85.3% सर्टिफिकेट इशू हुई, जबकि कश्मीर से सिर्फ 14.7। ST1 ST2 को मिला 14.7% जम्मू से इशू, कश्मीर से इशू हुई है, 85.3 जम्मू से इशू हुई है। ये जनरल डेटा था, मैं बैठ के बना रहा था, ये मैंने यहाँ No discussion, please, no discussion, let him speak. And the Jammu and Kashmir State Civil Court, SBT 1977, LA Bill number 3 of 2026, already published in an extraordinary issue of the official gazette. उसमें कानून पेश किया गया। बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। Sir, I rise to move that a sum not exceeding the aggregate amount mentioned in demand number 7, 17, 18 and 27 be granted to government to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 2027. नजर आगे बढ़ जाएंगे। इस वक्त श्रीनगर के सरायबाला से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां पर श्रीनगर से यह बड़ी खबर आ रही है, सरायबाला में आग की हौलनाक वारदात देखने को मिली है और फायर एंड इमरजेंसी अमला मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने का काम जारी है। इस हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर श्रीनगर के सरायबाला इलाके के अंदर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल जुड़े। इरफान, बताइएगा क्या कुछ इस वक्त आग के हवाले से आपके पास इत्तलात है?
देखिए इदरीस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहर श्रीनगर का एक घनी इलाका सराई बला, जहां पर एक कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है और सुनार की दुकानें हैं। आपको बताते चले कि तकरीबन बस 10 मिनट कबल जो है अभी की बड़ी खबर आई है कि सराई बला इलाका, और जहां पर जी हां आस्थान आलिया भी है सराई बला का, जहां तक हम सबको पता है गौसल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के जहां पे श्राइन है, वहीं पर ही इलाके के साथ साथ जो मार्केट है कपड़े की मार्केट, आग की एक खौफनाक वारदात पेश आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन जी हां 2 दुकानें कपड़े की मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई है, और इसके साथ साथ एक दुकान सुनार की भी इसमें खत्म हो गई। आपको बताते चले कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अमला जो है वो पहुंच चुका है, और इस वक्त फायर फाइटर्स लगे हुए हैं आग बुझाने के लिए। लगातार जिस तरीके से वादी कश्मीर में इस वक्त आग की वारदात पेश आ रही है, जिस तरीके से हमने देखा कि तकरीबन पिछले एक हफ्ते से 40 के करीब जो है मकान आग की वारदात में नजर आए, और इस बीच बताया जा रहा है कि बार बार इस वक्त सर्दियों के मौसम में एहतियात बरतना काफी ज्यादा जरूरत है, जिस तरीके से हीटिंग गैजेट्स वगैरह, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल होता है या शॉर्ट सर्किट का। मगर जहां तक सराई बला इलाके को लेकर मैं बात करूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सराई बला इलाके में जो मार्केट है कपड़े का मार्केट, वहां पर 3 दुकानें जो है आग के निशित में आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल, नजर बना के रखिएगा क्या कुछ नुकसानात और क्या कुछ कब तक आप आग पर काबू पाया जाएगा, तमाम इतलात पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल जानकारी दे रहे थे। और सराय बाला के हवाले से इस वक्त की खबर आ रही है जहां पर आग की वारदात रोनुमा हुई है। इधर जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन के नाला इलाके में आज भी सड़क की बुनियादी सहूलत मुयसर न होने के बाइस मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है, जहां आज मंगल को बारिश और बर्फबारी के दौरान 2 मरीजों को चारपाई पर उठाकर दुश्वार गुजार रास्तों से घर मुंतकिल किया गया। इलाके के मकीनों का कहना है कि बीमारी की सूरत में मरीजों को इसी तरह तवील फासले तय करके अस्पताल पहुंचाना पड़ता है, जबकि राशन और दीगर जरूरी अशिया की तरसील भी एक बड़ा मसला बन चुका है। मुतअद्दिद बार हुकाम और सियासी नुमाइंदों को आगाह करने के बावजूद सड़क की तामीर के हवाले से कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। आज तक इस 2026 में पहुँचते आज तक वहाँ रोड नहीं आई है। लीडर आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। किसी ने आज तक उस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी है। 2-3 घंटे हमें लग जाते हैं पेशेंट को नीचे लाते, और हमने अपनी आंखों से देखा है आज तक हमारे सामने डेथ हो जाती है, लेकिन हम मेन रोड तक पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन किसी शख्स ने आज तक, चाहे वो डीडीसी रियाज नाज साहब हो, एमएलए साहब हो, और भी जितने भी हजरात हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी ने आज तक उस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी। इतनी परेशानी है हम लोगों की, इतनी परेशानी है हम लोगों की। एक बंदे को वहाँ चोट लगी, उसको नीचे लाते 3 पॉइंट खून उसको कम हो गया, और इतना खून था हमारे कपड़ों के ऊपर, हमारे जूतों में खून पहुँच गया था। और इस तरह की जो ये हालात हो रही है अवाम की, इनका दर्द उनको नहीं है, वोट से उनको प्यार है, अवाम से प्यार नहीं है। नाला की कंडीशन जो है वो आपके सामने भी है, वो सब लोगों को पता भी है कि क्या कंडीशन है। ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़्यादा ही होगा 2 किलोमीटर होगा लोरन से, प्रॉपर लोरन से पड़ता है पंचायत ए में। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, ज़्यादा इस पर क्या कहूँगा, हमारे इन लीडरों को शर्म भी नहीं आती। अगर उनको शर्म होती ना तो खुदा की कसम करके कहता कि कम से कम डीपीआर बन के यहाँ तैयार हो के इस रोड का काम लगने लगा था, तो इन लोगों ने बंद करवाया है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जब वो इन लोगों के पास पहुँचते हैं, जाके दावे करते हैं आप वोट दो, आज तक मैं दावे से कहता हूँ किसी को बार वोट इन्होंने नहीं दिया, इन्हीं लीडरों को वोट दिया जो लीडर इनके साथ धोखाबाजी कर रहे हैं। तो रोड का ये मसला है सर, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ एमएलए साहब से, एमएलए साहब दावे करने से कुछ नहीं होगा। आप अगर कम से कम नला की रोड का कोई ना कोई हल कर देंगे, नला की जो इमाम है वो आपके साथ खड़ी हुई है। नला की अगर सड़क होती कि 2 पेशेंट हमारे कल लेके यहाँ से जा रहे थे नला में, उनको अगर किसी को मतलब ये स्टिचिंग लगाने पड़ते हैं, उनको सफाई करना पड़ता है, कुछ भी लोरन में लाना पड़ते है। वहाँ पे बंदा कौन सा, सब मजदूर बंदे, कौन आएगा वहाँ से यहाँ उठा के यहाँ से वापस ले जाएंगे। वो दिहाड़ दे के वहाँ से बंदों को यहाँ लाते, यहाँ से उठा के वहाँ ले जाते, बाहर से बंदे लेके। तो हमारे एमएलए कहते हैं 1 ब्लॉक 5 रोड है। मुझे नहीं पता ये नला जो ये ब्लॉक में पड़ता है कहाँ पे पड़ता है। अगर ये ब्लॉक के अंदर होता तो। इधर गुलिस्तान न्यूज़ पर चंद रोज कबल नशर होने वाली खबर, जिसमें ढूम पंचायत के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कलसा में 90 से जायद तलबा के लिए सिर्फ एक उस्ताद होने का मसला उजागर किया गया था कि मस्बत नताइज सामने आए हैं। खबर के बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ की हिदायत पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर
कौमिया ने स्कूल का दौरा करके जायजा लिया और फौरी तौर पर एक मजीद उस्ताद तैनात कर दिया है, जिस पर आवाम और वालिदैन ने महकमा तालीम का शुक्रिया अदा किया। ताहम मकामी लोगों का कहना है कि तलबा की बड़ी तादाद के पेश नज़र मजीद असातिज़ा की तकर्रुरी ज़रूरी है ताकि तालीमी मयार बेहतर बनाया जा सके। मैं जोनल एजुकेशन ऑफिसर कुनैया, और कुछ बहुत मैक्सिमम जो हमारे मिडिल स्कूल हैं वहाँ भी शॉर्टेज है टीचर्स की। इसके साथ जब हमने ये गुलस्तान न्यूज़ सुनी तो उसमें सीओ साहब तक ये खबर जब पहुंची तो हमने इस पर फ़ौरन काम किया। हमने देखा कि वहाँ दूर दराज इलाका है, डूम एक प्राइमरी स्कूल है वहाँ हमारा, जिसमें मैं कल वहाँ उसका दौरा किया। बहुत दूर दराज इलाका है वहाँ, और उस नियरेस्ट में कोई टीचर नहीं है। इवन के यहाँ नीचे खनेतर से ऊपर तक जाने में कोई 3 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं, पैदल रोड का भी बड़ा फुकदान है वहाँ। तो सीओ साहब ने हमने एक कोशिश की कि वहाँ हम डबल टीचर कैसे करें, तो उस पर हमने मशक की। तो यहाँ एक देखा कि किस मिडिल स्कूल में कोई टीचर ज़्यादा है। हाई स्कूल खनेतर से वर्दी सीओ साहब की डायरेक्शन पर हमने एक टीचर को वहाँ तैनात किया है प्राइमरी स्कूल डूम में। वहाँ अभी भी वहाँ टीचर्स की कमी है, हम महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं आगे चलो। कि 2014 से लेकर अब तक टीचर का। पुलिस की जानिब से पुलवामा में लड़कों और लड़कियों के लिए बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद आज किया गया, जिसका इफ्तिताह स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा के बास्केटबॉल कोर्ट में एसएसपी तनुश्री ने किया। इस टूर्नामेंट में ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों और लड़कों की छः टीमें हिस्सा ले रही हैं। नौजवानों को खेल कूद की जानिब रागिब करने और मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग देने के मकसद से पुलिस ने स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत इन मुकाबलों का एहतमाम किया है। मुकाबलों में शरीक खिलाड़ियों ने पुलिस की इस काविश को सराहते हुए कहा कि ऐसे इवेंट्स से उन्हें अपनी सलाहियतों के इजहार का बेहतर प्लेटफॉर्म मुयसर आता है और नौजवान नस्ल को आगे बढ़ने के मौके फराहम होते हैं। मेरा नाम सईद अरवा एंड आई एम फ्रॉम सोलिस इंटरनेशनल हाई स्कूल। करंटली आई एम स्टडीइंग इन ग्रेड 9। सो पुलिस ने जो ये टूर्नामेंट करवाया तो इससे विमेन एम्पावरमेंट बहुत होता है कि लड़कियों को भी लगता है कि हाँ इक्वालिटी है, कि बहुत सारे लोग मतलब मानते हैं आज बहुत सी जगहों पे ये होता है कि गर्ल्स आर नॉट दैट मच केपेबल, बट इससे होता है कि हाँ लड़कियों को भी लगता है कि हाँ हम लोग भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। इट्स नॉट एनीथिंग अबाउट जेंडर होने चाहिए, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ खेल सकते हैं, गर्ल्स भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं। हम भी नेशनल खेल सकते हैं, हम भी इंटरनेशनल खेल सकते हैं अगर हम अपना बेस्ट देते हैं हर फील्ड। पुलवामा के बनौरा फॉर्म में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन की जानिब से लेवेंडर और एपीकल्चर को बागबानी की पैदावार के साथ मरबूत करने के मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया, जिसमें CSIR के डायरेक्टर मेहमान खुसूसी थे, जबकि फार्म इंचार्ज डॉक्टर शाहिद समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए सेब काश्तकारों और माहिरीन ने शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान माहिरीन ने बागबानी के शोबे में एपीकल्चर की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि शहद की मक्खियाँ पॉलिनेशन में कलीदी किरदार अदा करती हैं और पॉलिनेशन के लिए कीमियाई अद्वियात का इस्तेमाल मुनासिब नहीं, इसलिए बागात में शहद की मक्खियों को फ़रोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इंस्टीट्यूट की तरफ से इस रीजन में फ्लोरिकल्चर मिशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और फ्लोरिकल्चर मिशन की ही एक एक्टिविटी है जिसकी ये वर्कशॉप हमने रखी। इसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि हमने एपीकल्चर को फ्लोरिकल्चर के साथ इंटीग्रेट किया है, बट इस रीजन में हम हार्टिकल्चर क्रॉप्स को देखें अगर, इसमें फार्मर्स का काफ़ी जो है जो पैसा जो है यूज़ होता है पॉलिनेटर्स के लिए, कुछ केमिकल कुछ दूसरे मटेरियल का यूज़ करने की वजह से। और हमने ये देखा कि एक तरफ अगर हनी बीज जो है हनी बनाती हैं और वो उनका रोल जो है पॉलिनेशन में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और हमारी टीम इस पे ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही है कि क्या खिते पीर पंचाल में सुरनकोट के अंदर पीर पंचाल विंटर फेस्टिवल के तहत ALG सुरनकोट में लड़कियों के लिए एक पुरजोश खो खो टूर्नामेंट कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ, जिसका एहतमाम रोमियो फोर्स ने किया। इस टूर्नामेंट में ज़िला पूंछ के मुख्तलिफ इलाकों से 9 टीमों ने शिरकत की और खिलाड़ियों ने शानदार फुर्ती, टीम वर्क और अज़्म का मुजाहरा किया, जिससे रिवायती भारतीय खेलों में लड़कियों के बढ़ते रुझान की अक्कासी हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी नायब तहसीलदार राजेंद्र शर्मा थे, जिन्होंने रोमियो फोर्स की काविशों को सराहते हुए कहा कि ऐसे खेलों के इनेकाद से लड़कियों को बाइख्तियार बनाने, जिस्मानी सेहत के फ़रोग और समाजी हम आहंगी को मजबूत करने में मदद मिलती है। ALG ग्राउंड में आज खो खो कंपटीशंस हो रहा है
آپ کو پتہ ہے کہ پیر پنجال ونٹر فیسٹیول 2026 کا دوسرا سیزن ہے. اس میں کرکٹ، والی بال میں گرلز بوائز دونوں ہیں، اور آج کھوکھو کے مقابلے گرلز کے ہونے جا رہے ہیں، اور میں بھی آج ہی اس کا فائنل مقابلہ ہو. اور میں آن دا بہاف آف سول سوسائٹی اور اسپورٹس فیٹرنیٹی کی اور سے انڈین آرمی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا جس پرکار سے وہ وقتاً فوقتاً یہاں پر اسپورٹس ایونٹ کرواتے ہیں تاکہ اینٹی نیشن اور ڈرگس جیسی جو وبائیں یہاں پر سوسائٹی میں پھیلی ہے اس سے دور رکھنے کا ایک اچھا مادھیم ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے ٹورنامنٹ جو ہے انڈین آرمی ہمیشہ سے کرواتی رہے تاکہ جو ہے بچوں کو ایک اچھا ایکسپوجر ملے، وہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر جا کر کھیل سکے. دنیا جاز ہے، میں ملک کلب سے آئی ہوں یہاں کھیلنے کے لیے. ہم پچھلے سال بھی یہاں فائنل جیت کے گئے ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی جیتیں گے. ہماری آرمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہر سال ہمارے لیے آرگومنٹ تیار کرتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی یہ چلتا رہے. لڑکیوں کو یہ فائدہ ہے کہ میکسیمم لڑکیوں کو گھر سے نہیں آنے دیتے، اور ہم ان پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان لڑکیوں کو آگے آنے کا موقع دیں تاکہ وہ اپنا فیوچر بنا سکیں. حفظ رزاق ہے اور میں ٹیم ساجد کلب سے ہوں. ہم یہاں پر آئے ونٹر فیسٹیول جو اس نے انڈین آرمی نے آرگنائز کیا ہے. ہمیں بہت اچھا موقع ملا یہاں پر اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ بتانے کا. ابھی ہمارا فرسٹ میچ چل رہا ہے یہاں پر اور کافی زیادہ اچھا ہم کھیل بھی رہے ہیں. ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے اگر ایسے والے مطلب جو یہ فیسٹیول آرگنائز کرتے ہیں، اگر اور زیادہ آرگنائز کریں تو جتنے بھی یہ جو بچے ہیں آج کے جو یوتھ ہیں وہ نشے سے دور رہیں گے. تو چلے ناظرین، فی الحال وقت ہوا چلا ہے، اسی طریقے سے دیکھتے رہیے 9:30 سے لے کر 10:30 بجے کے بیچ میں. اب تک پروگرام گلستان نیوز پر اپنے میزبان ادریس فلاحی کے ساتھ فی الحال اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.